नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चौकटा पर। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने जो साइंस की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था बल को, फोर्स को, और कल की क्लास में हमने गति का पहला नियम जाना था, जो जड़ता का नियम था, जो लॉ ऑफ इनर्शिया था, या इनर्शिया ऑफ मोशन था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। तो आज की कक्षा है, हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो पहले तो हम कल जो बल पढ़ रहे थे, तो हमने क्या बताया था, बल, फोर्स होते क्या है। फोर्स, फोर्स का जिक्र सबसे पहले किसने किया था? फोर्स मतलब बल, इसका जिक्र सबसे पहले किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 1687 के अंदर एक बुक लिखी थी न्यूटन ने, कौन सी? प्रिंसिपिया। कौन सी बुक लिखी थी? प्रिंसिपिया बुक लिखी थी। अच्छा, इस बुक में क्या बोला था? बल क्या है? एक धक्का है या एक खिंचाव है, यानी किसी भी वस्तु को हम जब धक्का देते हैं या किसी वस्तु को हम अपनी ओर खींचते हैं, तो हम किसका यूज कर रहे होते हैं? हम क्या लगा रहे होते हैं? हम फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी हम उस वस्तु पर बल का प्रयोग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो न्यूटन ने बात की। कौन से नियम में? अब इस बुक में जो प्रिंसिपिया है, उसमें बल की बात की थी, वो गति के नियम बताए थे, और उसी गति के नियम में जो गति का पहला नियम है, उसमें किसकी बात की थी? बल की बात की थी। अच्छा, बल मान लिया धक्का है या एक खिंचाव है। अब जो बल है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? देखो, किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं तो उस वस्तु का क्या होगा? कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, और धक्का देने से वो वस्तु आगे या पीछे होगी, यानी उसमें त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी मास इनटू में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? वो किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? फोर्स के। अच्छा, इसके यूनिट की बात करें तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं, कौन सा? न्यूटन। और न्यूटन जो सीजीएस, ये तो इसकी एसआई यूनिट है, और इसकी सीजीएस यूनिट आपको क्या बताई थी? जो डाइन थी। सीजीएस यूनिट क्या थी? डाइन। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। एक यूनिट और होती है इसकी पाउंडल। फोर्स की एक यूनिट और क्या होती है? पाउंडल होती है। अच्छा, इसके जो डायमेंशन बताए थे वो क्या थे? एम एल टी माइनस 2। ये किसका डायमेंशन है? किसकी विमा सूत्र है? ये किसका है जी? बल का, यानी फोर्स का है। किसका है? बल का यानी फोर्स का है। अच्छा, आगे हम बात करें फोर्स के बारे में ही, तो फोर्स क्या है? त्वरण क्या होती है? सदिश। तो फोर्स भी क्या होगा? सदिश होगा। कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा देखो, अब बल पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, एक 1300 केजी की कार, एक 1300 केजी की कार 5 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की रफ्तार पकड़ लेती है, तो लगने वाला बल क्या होगा? तो लगने वाला बल क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या है? एक 1300 केजी की कार 5 सेकंड में कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, तो उस पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा? देखो, अगर हम इसकी बात करें, जो हमें बल निकालना है, फोर्स, फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी एम ए होता है। अच्छा, फोर्स हमें निकालनी है, द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1300 केजी, इंटू में एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू क्या है? ए निकालना है हमें। अब ए होता क्या है? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी v अपॉन में टी, यानी वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है? ए होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, यानी वेग बटा में समय। वेग कितना दे रखा है? 5 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, जब भी हम किसकी बात करते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमें चेंज किसमें करना है? मीटर पर सेकंड में। क्यों? यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो जब हम 90 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा करानी पड़ती है। किलोमीटर, देखो, जब भी हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो गुणा करवाते हैं 5/18 से। और जब भी हम मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा करवाते हैं 18/5 से। तो अब हमें क्या करना है? मीटर पर, जो किलोमीटर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 18 5 90, 5 5 25,
यानी जो हमारा वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 25 आ गई। टाइम हमारे पास कितना है, तो कितना, 5 सेकेंड। इसको निकालेंगे, कितना आ गया, 5। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ क्या रखेंगे, 1300 इंटू में 5, कितना आ गया, 6500 न्यूटन। कितना आ गया, 6500 न्यूटन आ गया। कितना, 6500 न्यूटन। देखो क्या बोल रहा था, 1300 केजी की कार है, यानी ये एम की वैल्यू है, मास की वैल्यू है। 5 सेकेंड यानी ये टाइम की वैल्यू है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये वी की वैल्यू है। वी बटा में टी करेंगे, क्या निकलेगा, जो ए की वैल्यू है वो निकल जाएगी। फोर्स को निकालने के लिए मास हमें दे रखा है, ए की वैल्यू हमें चाहिए, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए वी बटा टी करना पड़ेगा। अब वी हमारे पास कितना है, 90 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटा 18 से गुणा करवानी पड़ेगी। तो 18 5 90, 5 5 25। अब उस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, तो 5 आ गई। और इस 5 को इस 1300 से गुणा कराएंगे तो जितनी फोर्स लग रही है वो फोर्स आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। एक 1300 केजी की कार, एक 1300 केजी की कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है तो बल बताएं। तो क्या बताना है जी, बल बताना है। अब देखो ये 1300 केजी क्या दे रखा है, बल निकालना है। F इक्वल टू क्या आएगा, ma। F निकालना ही है हमें, m कितना है जी, 1300। a निकालना है, a की वैल्यू ऐसे रख लीजिए, ये किसकी वैल्यू है, m की। ये किसकी वैल्यू है, t की, 18 किलोमीटर। ये क्या है, अब देखो जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को हमने दो टाइप में बांटा था। कौन सा, एक u होती है, एक v होती है। यानी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है उसको u से लिखते हैं, और जो अंतिम वेलोसिटी है, जो अंतिम वेग है, उसको v से लिखते हैं। जो हमारा त्वरण होता है, a की वैल्यू होती है v माइनस यू बटा में t, तो v t। अब ये देखो, ये प्रारंभिक है, ये u की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है। अच्छा, v में से u घटाना है, किलोमीटर प्रति घंटा को देखो, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे। पहला क्या है, 18, u की वैल्यू निकाल लेते हैं। 18 है ना, तो 5 बटा 18 करेंगे तो 18 से 18 1 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा, v की वैल्यू निकालेंगे, 72 है, 72 गुना 5 बटा 18, 18 4 5 20। अब हमें क्या करना है, 20 आ गया। अब v में से u घटाना है, 20 में से 1 घटाएंगे, बटा में t कितना है, 5, तो 19 बटे 5 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी है, 19 बटा 5। इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 दूनी 10, देखो 3 बच गया 30, 260 गुणा में 19 0 0, और इसको मल्टीप्लाई कराकर न्यूटन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतनी जो फोर्स है, उतना जो बल है, वो निकल के हमारे सामने आ जाएगा। तो क्या करना है, देखो इसमें तो सिंपल सा दे रखा था, लेकिन इसमें v माइनस यू बटा टी वाला फार्मूले का हमें यूज करना है। ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करें, बल की तो बात होगी, बल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर रेलवे पूछता है। अगर हम हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब बल हमने पढ़ा था, दो टाइप का होता है, स्पर्शी होता है, यानी एक कॉन्टैक्ट होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट होता है, या एक बैलेंस्ड होता है, एक अनबैलेंस्ड होता है। लेकिन आगे हमने बात की थी लॉज ऑफ मोशन की। आगे किसकी बात की थी हमने, लॉज ऑफ मोशन की बात की थी, यानी गति के लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। अच्छा, गति का नियम, पहला नियम तो हमने पढ़ लिया था। गति का नियम, कितने नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे। पहला नियम कौन सा है, पहला नियम है जी हमारा जड़त्व का नियम। पहला नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम है जी संवेग का नियम। दूसरा नियम कौन सा है, संवेग का नियम। तीसरा नियम है जी क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इंग्लिश में बात करें तो लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा है
मोमेंटम, तीसरा है एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन। पहला नियम क्या था? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम देखो बेसिकली इसका जो सबसे पहले जिक्र किया था वो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो। गैलीलियो जो हमारे भाई साहब थे, जड़त्व के बारे में क्या बताया था? जड़त्व का देखो सीधा सा मतलब मूल से है, यानी जड़त्व ये कहता है हमें कि कोई भी चीज है वो अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई अवस्था में रहना चाहती है। कोई भी चीज है वो चल रही है, वो गति में है तो वो गति में रहना चाहती है। ठीक है, जड़त्व का नियम हमें क्या कहता है? देखो क्या है जड़त्व। जड़त्व हमें क्या कहता है कि कोई भी चीज है जो रुकी हुई है, जो वस्तु स्थिर अवस्था में है, जो वस्तु स्थिर अवस्था में है वह स्थिर में रहना चाहती है, स्थिर में रहना चाहती है। और जो जो वस्तु मोशन में है, गति में है, गति में है, वो गति में रहना चाहती है। वो किस में रहना चाहती है? गति में रहना चाहती है। अच्छा, ये तो जड़त्व की बात हो गई। ऐसा कब तक होगा? ऐसा कब तक होगा? जब तक उस पर कोई नियम क्या कहता है? जब तक उस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। जड़त्व को क्या बात करता है कि कोई भी चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, कोई भी चीज गति में है वो गति में रहेगी। लेकिन गति का पहला नियम क्या कहता है कि वो चीज तब तक रुकी रहेगी या जब तक मोशन में रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या नियम? गति का पहला नियम। गति का कौन सा नियम है जी? पहला नियम है। अच्छा, इस नियम में ही हमें क्या शब्द सुनने को मिला है? बल शब्द सुनने को मिला है। तो गति का पहला नियम है, किसके बारे में बताता है? बल के बारे में। तो बल की परिभाषा, बल की परिभाषा गति का कौन सा नियम बताता है? फर्स्ट नियम बताता है। कौन सा नियम बताता है? पहला नियम बताता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? इसके क्या एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे हम बात करें कि बस के चलने पर, बस के चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगना। अच्छा, ये क्यों लगता है कि बस के चलने पर जो यात्री है उनको पीछे की ओर धक्का लगता है? वो जड़त्व की वजह से लगता है कि जो यात्री है वो क्या रहना चाहते हैं? वो रुके हुए रहना चाहते हैं। लेकिन बस है, उसने फोर्स लगाया है, वो मोशन में आ गई है, वो गति में आ गई है। बस तो गति में आ गई, लेकिन जो यात्री थे उन पर जड़त्व का प्रभाव था, वो रुके हुए रहना चाहते थे। उसी वजह से उनको क्या लगता है? पीछे की ओर झटका लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। अच्छा, आगे बात करें, बस के ब्रेक लगाने पर, बस के ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना। जब बस ब्रेक लगाती है तो बस तो क्या है? बस ने फोर्स लगाया है, यात्री मोशन में है, बस ने फोर्स लगाया, बस तो मोशन में थी लेकिन फोर्स लगाने पर बस तो रुक गई। लेकिन यात्री क्या मोशन में रहना चाहते थे, गति में रहना चाहते थे। तो उसी वजह से क्या हो गया? जो यात्री है वो आगे की ओर झुक जाते हैं, उन्हें आगे की ओर क्या है? धक्का लगता है। आगे की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है। अच्छा, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फलों का टूटना या फलों का नीचे गिरना, फलों का नीचे गिरना। जब हम पेड़ की टहनियों को हिलाते हैं तो टहनियां पहले क्या थी? रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, विराम अवस्था में थी। फल भी क्या थे? विराम अवस्था में थे। लेकिन जब हमने टहनियों को हिलाना शुरू किया, जब हमने टहनियों को हिलाना शुरू किया तो वो क्या हो गई? टहनियां तो गति में आ गई, लेकिन जो फल थे वो क्या रहना चाहते थे? जड़त्व के कारण विराम में रहना चाहते थे।
और उसी वजह से क्या हो गए, वो नीचे गिरने लगे। उसी वजह से क्या होता है, वो फल क्या है, वो नीचे गिरने लग जाते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है, जड़त्व के एग्जाम्पल है। जड़त्व की वजह से क्या क्या होता है, जड़त्व की वजह से। अच्छा एक और है, एक इसका लिखना है, वो गाड़ी वाला, बंद गाड़ी, बंद गाड़ी में बॉल उछालने पर, बॉल उछालने पर गेंद का वापिस हाथ में गिरना या वापिस हाथ में आना। जब भी हम बंद गाड़ी में बैठे होते हैं तो हम बॉल को उछालते हैं तो वापिस वो हमारे ही हाथों में आकर के गिरती है। क्यों गिरती है, वो जड़त्व के कारण ही गिरती है। क्यों गिरती है, वो जड़त्व के कारण ही गिरती है। अच्छा पहला नियम गति का जड़त्व का नियम है, क्या कहता है, जो वस्तु स्थिर अवस्था में है वह स्थिर में रहना चाहती है, और जो वस्तु गति में है वो गति में रहना चाहती है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई हम एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें। अच्छा गति का पहला नियम है ये, और इसी में हमें क्या बल का जिक्र मिला है, तो बल की परिभाषा कौन से नियम में, हमें फर्स्ट नियम में, पहले नियम में देखने को मिलती है। अच्छा इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े, एग्जाम्पल क्या क्या है जी, बस के चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर धक्का लगना, बस के ब्रेक लगने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना, बंद गाड़ी में बॉल उछालने पर गेंद का हमारे ही वापिस हाथों में गिरना। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, जड़त्व के एग्जाम्पल है। अच्छा आगे हम बात करें गति के दूसरे नियम की, तो गति का दूसरा नियम क्या है, संवेग का नियम है, लॉ ऑफ मोमेंटम। संवेग का नियम, कौन सा नियम है जी, संवेग का नियम। अच्छा ये नियम क्या बोलता है, ये है जी लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। अच्छा ये लॉ हमें क्या कहता है, ये कहता है जी संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। ये नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, संवेग में परिवर्तन के, किसके, संवेग में परिवर्तन के। इसका क्या अर्थ है, संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, जो फोर्स है वो किसके बराबर है, संवेग में, ये नियम हमें क्या बताता है, फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। अच्छा अब हम बात करते हैं संवेग होता क्या है, हमने ये तो देख लिया, दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। संवेग क्या होता है, देखो वेग तो हमने सबने सुना है, क्या है वेग, जो वेग है उसको अगर हम द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करा देते हैं, किसी वस्तु के वेग को उसके द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कराने पर जो हमारे पास आता है निकल करके, वो क्या होता है, संवेग होता है। यानी जो हमारी वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई कराना है किससे, मास से, हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। तो इसको हम p से लिखते हैं और किसके बराबर होगा, mv के इक्वल होगा, किसके, mv के इक्वल होगा। अच्छा अब हम क्या बात कर रहे थे कि जो फोर्स है ना वो बराबर होता है किसके, p बटा t। अच्छा ये p भी कौन सा है, जिसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको डेल्टा टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। अच्छा अब फोर्स को हमने ये लिख दिया, अब इस P की जगह हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है फोर्स इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में T, एक है हमारे पास P इक्वल टू mv, एक हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या है, m इक्वल टू ma। अब यहाँ से एक बात निकल करके सामने आती है कि जो फोर्स का ये फार्मूला है ना, ये हमें किससे मिलता है, गति के दूसरे नियम से। किससे मिलता है,
गति के दूसरे नियम से हमें किसका, बल का फार्मूला मिलता है या बल का समीकरण मिलता है। क्या मिलता है? बल का समीकरण मिलता है। अब देखो फोर्स हमने डेल्टा पी अपॉन में टी लिखा है, यानी फोर्स हम पी की जगह क्या रख सकते हैं, एम वी। तो डेल्टा एम वी बटा में टी। एम तो द्रव्यमान, द्रव्यमान तो कभी चेंज नहीं होता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम डेल्टा बी बटा में टी। डेल्टा बी का वी मतलब क्या है, वेलोसिटी है, ये पहले ही बताया था। वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, दो, एक प्रारंभिक होती है, एक अंतिम होती है। अब हमें चेंज निकालना है, तो प्रारंभिक में से ये घटा देंगे, उस v में से ये भी घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, v। m इस v में से u को घटाएंगे, बटा में क्या बच जाएगा, t बच जाएगा। अब देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमारा जो त्वरण होता है, हमने क्वेश्चन किया था उसमें त्वरण को क्या पढ़ा था, ये देखो त्वरण किसके बराबर होता है, v माइनस u बटा में t। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, v माइनस यू बटा में t, यानी m तो हमारे पास ऐसे का ऐसा है, और v माइनस यू बटा t को कैसे लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो ये हमें किसका फार्मूला मिल गया जी, फोर्स का फार्मूला मिल गया। तो फोर्स का फार्मूला कौन से नियम में से मिलता है, गति के दूसरे नियम से। कैसे मिलेगा, p की वैल्यू रखनी है mv चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, तो v माइनस यू बटा t, और ये क्या बनाया जाएगा, a बना जाएगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, ma हो गया। यानी जो, अब देखो ये तो फोर्स का फार्मूला में दूसरे नियम से मिलता है, एक और लिख लेना, दूसरे नियम को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा दूसरा नियम है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ। कौन सा नियम बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। दूसरे नियम को क्या बोलते हैं जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखो अब ये हमें कहता क्या है, जो गति का दूसरा नियम है वो हमें क्या कहता है, जो संवेग है ना, संवेग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल के, यानी समानुपाती होता है बल के। हम जितना संवेग को बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। जितना बल को बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा। यानी दोनों आपस में, बल को बढ़ाने पर संवेग बढ़ेगा, संवेग को बढ़ाने पर बल बढ़ेगा। इसको घटा देंगे ये भी घटने लगेगा, इसको घटा देंगे ये भी घटने लगेगा। आ गया समझ में। अब आगे हम बात करें, यानी कहना क्या चाहता है। देखो जो क्रिकेट है, एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। संवेग का सीधा सा मतलब फोर्स। जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो कैच पकड़ता है, क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को वो क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। तो ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, दूसरे नियम का। अच्छा ये क्या कहना चाहता है कि जो लंबी कूद का खिलाड़ी है वो भी लिख लीजिए एग्जाम्पल। लंबी कूद का खिलाड़ी, लंबी कूद का खिलाड़ी कुछ दूरी दौड़कर क्या करता है, छलांग लगाता है। वो ऐसा क्यों करता है, जो लंबी कूद का खिलाड़ी है वो कुछ दूरी दौड़कर छलांग क्यों लगाता है, वो सीधे क्यों नहीं कूद जाता। इसका देखो पहला तो क्या है, क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेता है तो अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। इसका कारण क्या है, देखो अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इक्वल टू पी बटा में टी। पी बढ़ेगा F बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे मतलब बल क्या है, कम है। वो पीछे की ओर अपने हाथों को खींचता है, वो क्या करता है, उस बॉल का जो संवेग है उसको, देखो बॉल का कुछ ना कुछ संवेग मतलब स्पीड से लगा लीजिए, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, उसको और टाइम देता है, उसको और क्या करता है, टाइम देता है। और टाइम देने से क्या होगा, फोर्स कम लगेगी, और फोर्स कम लगेगी चोट भी नहीं लगेगी। फिर फोर्स ज्यादा लगेगी तो चोट ज्यादा लगेगी, अगर फोर्स कम है चोट नहीं लगेगी।
यही तो है ना, फोर्स को कम करने का एकमात्र तरीका क्या है, या तो उसके संवेग को कम कर देते हैं, तो हम कैच को पकड़ते हैं तो उसका संवेग तो कम होता है, लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण क्या करना पड़ता है, पीछे की ओर खींचना पड़ता है, जिससे हम उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, संवेग को कम कर रहे हैं, टाइम ज्यादा दे रहे हैं, तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा, बल कम लगेगा, तो चोट लगने का भी चांस क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। अच्छा, लंबी कूद का खिलाड़ी कुछ दूरी दौड़कर छलांग लगाता है, क्यों, वो कुछ दूर दौड़ता क्यों है, क्योंकि वो अपने संवेग में वृद्धि करता है। अब वो संवेग देखो, संवेग बढ़ाएगा तो बल क्या होगा, बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो वो और ज्यादा लंबी छलांग मार सकेगा, बल बढ़ेगा तो और लंबी ज्यादा छलांग मार सकेगा। तो यही कारण क्या होता है कि जो लंबी कूद का खिलाड़ी है वो कुछ दूरी दौड़कर छलांग लगाता है, और जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो कैच लेता है तो अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है, किसकी वजह से, संवेग के नियम की वजह से, किसकी वजह से, संवेग के नियम की वजह से। अच्छा, ये तो हमारा दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम हमसे क्या कहता है, जो हमारा तीसरा नियम है गति का, वो हमसे क्या कहता है, वो है जी क्रिया प्रतिक्रिया का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका नियम है एक्शन रिएक्शन। हम कोई भी काम करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी काम करते हैं, तो उसके क्या होता है, उसके अपोजिट में एक रिएक्शन होता है, उसके अपोजिट में क्या होता है, एक, उसके अपोजिट में एक रिएक्शन होगी, एक प्रतिक्रिया होगी, क्या होगी, एक प्रतिक्रिया होगी। ये क्या होगी, इस क्रिया के या इस काम के क्या होगी, इक्वल होगी, यानी बराबर होगी, और क्या होगी, इसके अपोजिट होगी, यानी विपरीत होगी। क्या होगी, बराबर होगी, और क्या होगी, विपरीत होगी, और इसके क्या होगी, विपरीत होगी। देखो, हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके क्या होगा, बराबर में एक काम होगा, बराबर में काम होगा, और कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम बंदूक से गोली दागते हैं तो गोली तो आगे की ओर जाती है, लेकिन बंदूक क्या है, पीछे की ओर झटका लगता है, बंदूक का पीछे की ओर खिसकना क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। रॉकेट उड़ती है, जो फ्यूल है, जो धुआं है, जो गैस होती है, वो क्या करती है, नीचे की ओर प्रेशर लगाती है, नीचे की ओर फोर्स लगाती है, क्या होगा, एक्शन हुआ। उसके जो अपोजिट में देखो, जितना वो काम करेगी, जितना वो फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो रॉकेट उड़ने लगता है। ये किसका एग्जांपल है, क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जांपल है, यानी रॉकेट का ऊपर की ओर उड़ना किसका एग्जांपल है, क्रिया प्रतिक्रिया का। बंदूक का गोली चलाने के बाद पीछे की ओर झटका लगना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसके इक्वल या उसके अपोजिट में एक काम और हो रहा होता है, गोली चलाएंगे, बंदूक पीछे की ओर जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कौन सा नियम हो गया जी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा। 3 नियम हमने पढ़े हैं। 3 नियम में हमने पहला नियम जाना किसका, जड़त्व का, कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, विराम है, यानी जो गति में है वो गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा पढ़ा संवेग का, इस संवेग में परिवर्तन है, यानी संवेग सीधा सीधा बराबर फोर्स के होता है, जितना संवेग होगा उतनी ही फोर्स होगी, एग्जाम्पल भी इसके बताए। तीसरा पढ़ा जी हमने किसका, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी हम कोई भी काम करते हैं उसके इक्वल और अपोजिट में हमेशा कुछ ना कुछ काम होगा, हम कोई भी एक्शन लेंगे उसके जो अपोजिट में क्या आएगी, एक रिएक्शन आएगी, इक्वल रिएक्शन आएगी। अच्छा, अब इसमें हमें एक नियम और पढ़ना होता है, वो क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम। एक नियम और क्या पढ़ना होता है जी, संवेग संरक्षण का नियम। ये नियम हमें क्या बताता है, तो संवेग संरक्षण का नियम है ना, ये हमें बताता है, देखो संवेग सीधा सीधा क्या है, बल पर डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा संवेग होगा उतना ज्यादा बल, या जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा संवेग। जब हम क्या कर देते हैं, बल को शून्य कर दें, या हम क्या कर दें, बल लगाना बंद कर दें, तो संवेग भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। हम बल नहीं लगाएंगे तो संवेग भी नहीं बढ़ेगा, तो संवेग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा,
नियत हो जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, संवेग स्थिर हो जाएगा। ये किसका नियम है, संवेग संरक्षण का, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब हम बल लगाना बंद कर देंगे तो संवेग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो जितना बल लगाएगा उतना ज्यादा संवेग होगा, उतना ज्यादा संवेग होगा। लेकिन संवेग संरक्षण के नियम में क्या है, अगर हम बल लगाना बंद कर दें तो संवेग है, कोई भी दो निकायों का, कोई भी दो सिस्टम का संवेग है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसको एक फार्मूले की मदद से समझते हैं। जैसे कोई भी वस्तु P1 है, बल नहीं लग रहा है तो दोनों का संवेग क्या होगा, बराबर होगा। P की वैल्यू क्या होती है, देखो P mv होता है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, यही हो जाएगा। दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, संवेग संरक्षण किससे निकले हैं, ये संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, जब हम बल लगाना बंद कर देंगे, जब हम बल लगाना कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो क्या होगा, संवेग है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बल के या और गति के जो नियम थे हमने उनको पढ़ने का काम किया। पहला जड़त्व का पढ़ा था, फिर संवेग का पढ़ा, फिर क्रिया प्रतिक्रिया का, और जो हमारा अंतिम क्वेश्चन था वो था संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये नियम है समझ में आए होंगे, बल के बारे में आपको कुछ पता लगा होगा। आगे की जो हमारी क्लास है हम उसमें बल को पढ़ रहे होंगे, फ्रिक्शन होता है, जो टोरक बल, आघूर्ण होता है जिसको हम टोरक बोलते हैं, उन सबको हम कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।